जीत की खातिर बस जुनून होना चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। आसमान भी आएगा धरती पर, आसमान भी आएगा धरती पर, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल में मानव बस्तियों की बात हम कर रहे हैं। मानव बस्तियों की अगर हम बात करें तो इसका एक लेक्चर हम अच्छे से समझ चुके हैं कि मानव बस्तियां होती क्या है, उनकी परिभाषा क्या है और वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमारे जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं और आज उसका लेक्चर नंबर जो है हमारा 2 है। इसके अंदर आज के इस लेक्चर में हम बस्तियों के प्रकार पढ़ने वाले हैं कि बस्तियां जो है वो किस प्रकार की होती है, बस्तियों के अंदर क्या क्या होता है, बस्तियों में घर किस प्रकार होते हैं और बस्तियां जो है मुख्यतः अपना जो आर्थिक विकास है वो किस प्रकार करती है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम स्मार्ट सिटी की चर्चा करेंगे। यानी आज जो स्मार्ट शहर बन रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो बन रही है वो कैसे बन रही है और किस प्रकार बन रही है, उसमें क्या योजनाएं लागू हो रही है और कौन कौन से शहर इसके अंदर आ रहे हैं, ये सब हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम बस्तियों के प्रकार देखेंगे। तो बस्तियों के प्रकार को समझने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि बस्ती होती क्या है। बस्ती सिर्फ घरों का जो समूह होता है उसको हम बस्ती कहते हैं। देखो किसको कहते हैं हम बस्ती। बस्ती का अर्थ, बस्ती का अर्थ, बस्ती का अर्थ है घरों का समूह, घरों का समूह है। घरों का जो समूह होता है उसको हम बस्ती के नाम से जानते हैं। बस छोटी सी परिभाषा। बस्तियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। बस्ती कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बस्तियां जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। इसमें जो बस्ती का पहला प्रकार है वो है गांव वाली बस्ती, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण बस्तियां, जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रामीण बस्तियां। दूसरी जो बस्ती होती है हमारी उसे हम कहते हैं नगरीय बस्तियां। इसे हम क्या कहेंगे? नगरीय बस्तियां। ठीक है, नगर पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रामीण जो बस्तियां होती है वो कौन कौन सी होती है। ग्रामीण बस्तियों में जो सबसे पहली बस्ती होती है उसका नाम है, जो बिल्कुल एक अलग तरीके से दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं गुच्छित बस्ती। क्या कहते हैं उसे? गुच्छित बस्ती, गुच्छित बस्ती। इसके बाद जो हमारी बस्ती आती है उसका नाम है गुच्छित के बाद अर्ध गुच्छित बस्ती। कैसी बस्ती है ये? अर्ध गुच्छित बस्ती, अर्ध गुच्छित बस्ती। इसके बाद जो हमारी बस्ती आ रही है उसको हम एक अलग ही नाम से जानते हैं और वो छोटा सा एक ढाणी होता है, उसको हम पल्ली कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं? पल्ली। और इसके बाद जो बस्ती आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कई बार पूछी जाती है, यानी कि वो बस्ती थोड़ी इनसे अलग दिखती है और इसका नाम है परिक्षिप्त। परिक्षिप्त यानी इसे हम एकांकी बस्ती भी कह सकते हैं। एकांकी यानी ये अलग ही दिखाई देती है, एकांकी बस्ती। तो ये 4 रूप हमें किसके देखने को मिलते हैं? बस्तियों के देखने को मिलते हैं। किसके देखने को मिलते हैं? बस्तियों के। अगर इस बस्ती की अगर हम बात करें तो ये जो गुच्छित बस्ती होगी ये अपना अलग महत्व रखेगी। यानी इन चारों बस्तियों की इमेज अगर मैं यहाँ बनाऊं तो आप देखेंगे कि ये अलग ही दिखाई देने लग जाती है। जैसे यहाँ मैं चारों बस्तियों को इमेज के माध्यम से आपको दिखाना चाहूं तो पहली बस्ती जो आपको उधर गुच्छित दिखाई दे रही है उसमें घरों का समूह इस प्रकार होगा, उसमें घरों का समूह इस प्रकार होगा, यानी गुच्छित होगा। पूरी तरह से घर जो है वो जुड़े हुए रहेंगे। कैसे रहेंगे? जुड़े हुए रहेंगे। इस प्रकार से सारे घर आपस में जुड़े रहेंगे। ये आपका पहला प्रकार है जिसे हम गुच्छित बस्ती कह रहे हैं। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें जो हमें दिखाई दे रहा है अर्ध गुच्छित, इसमें जो है कई जगह हमें घरों के इस प्रकार गुच्छे दिखेंगे, थोड़ा फिर गैप आएगा और फिर गुच्छे दिखाई देने लगेंगे, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर गुच्छे दिखाई देने लगेंगे। यानी गुच्छे का मतलब क्या है? यहाँ घरों का टच होना,
गुच्छा मतलब जैसे चाबी का गुच्छा होता है, ठीक उसी प्रकार घरों का गुच्छा बन जाता है, तो वो गुच्छित बस्ती होती है। अर्ध गुच्छित में पूरा गुच्छा नहीं बन पाता, पूरी तरह से बस्तियां टच नहीं होती है, इसलिए वो अर्ध गुच्छित है। ठीक है, इसके अलावा पल्ली क्या है? पल्ली ये होती है कि जैसे कि गुच्छित बस्तियों में तो ढेर सारे घर हो जाते हैं और अर्ध गुच्छित में 2-3 जगह थोड़े थोड़े घर दिखाई देते हैं, लेकिन एक ढाणी नुमा आकार बन जाता है इस प्रकार से ज्यादा बड़ा नहीं, इतना सा कि ये कहलाता है पल्ली। और ये परिक्षिप्त जो है ये है कि जैसे कि ये अधिकतर जो है पहाड़ों में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? पहाड़ों में। जैसे पहाड़ों में 2 घर यहां आ गए, 3 घर यहां आ गए, फिर एक पर्वत आ गया, फिर 3 घर यहां देखने को मिल रहे हैं, फिर ठीक है इधर कोई नदी आ गई इस प्रकार से, फिर नदी के इस पार 3 घर देखने को मिल रहे हैं, नदी के फिर नदी जहां से शुरू हो रही है यहाँ पे जो है एक और पहाड़ है, इस पहाड़ के यहाँ जो है 3-4 घर और देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से नदियों के उधर, पहाड़ों के उधर, पर्वतों के उधर एकांकी रूप से 4-5 घर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परिक्षिप्त एकांकी बस्ती या एकांकी बस्ती उसे हम कहते हैं। यानी गांव की जो बस्तियां होती है वो 4 रूपों में देखने को मिलती है। कितने रूपों में देखने को मिलती है? 4 रूपों में। पहली हम बता रहे हैं गुच्छित बस्ती, यानी एक गुच्छा टाइप बन जाता है घरों का। क्या बन जाता है? एक गुच्छा टाइप बन जाता है। दूसरे हम बता रहे हैं अर्ध गुच्छित बस्ती। क्या बता रहे हैं? अर्ध गुच्छित, यानी कि सारे घर एक साथ नहीं होकर कुछ घर एक जगह, कुछ घर एक जगह, कुछ घर एक जगह, लेकिन गुच्छा टाइप दिखाई देता है। अगर ये गुच्छा टाइप नहीं दिखाई देगा तो किसमें आ जाएगा? एकांकी में। 4 घर एक जगह, 5 घर एक जगह। ठीक है। पल्ली एक ढाणी होती है, इसको पाड़ा भी कहा जाता है, इसको अलग अलग कबीला भी कहा जाता है, इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो ये जो हमने देखा ये ग्रामीण बस्तियां। नगरों की बस्तियां तो वैसे एक कबीले के रूप में ना होकर जकड़ी हुई रहती है पूरी तरीके से। अब ग्रामीण बस्तियों में और भी कई रूप दिखाई देते हैं, जैसे अरीय प्रतिरूप दिखाई देगा, रेखीय प्रतिरूप दिखाई देगा। हम एक एक चीज को डिटेल से देखने वाले हैं। ये तो मैंने आपके सामने एक व्यू रचना रखी है कि बस्ती होती क्या है और बस्ती को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं और किस प्रकार से समझते हैं। तो घरों का एक समूह होता है, उसको हम बस्ती कहते हैं। और ये मुख्यतः गांव में अगर बस्ती पढ़ रहे हैं हम तो ये 4 प्रकार की होती है। और इसका पहला प्रकार जो है उसे हम डिटेल से देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये ग्रामीण बस्ती आपको दिखाई दे रही है, इसमें गुच्छित बस्तियां दिखाई दे रही है। सबसे पहले गांव की जो बस्तियां हैं उनको हम देख रहे हैं, हम जान चुके हैं कि इसके 4 प्रकार है और ये हमारा पहला वाला प्रकार है गुच्छित बस्तियां। ग्रामीण घरों का सहंत या संकुलित रूप है, यानी कि गुच्छित बस्तियां जो है वो गांव की है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, गांव की होने के बाद घरों का सहंत, सहंत मतलब मिला हुआ, सहंत का मतलब क्या है? यहाँ मिला हुआ। संकुलित यानी जॉइंट या फिर एक साथ। तो मैं इसको ये कह सकता हूं घरों का समूह। तो मैंने जो अर्थ आपको बताया था, घरों का समूह ही तो बस्ती कहलाती है, घरों का समूह। लेकिन घरों का समूह अगर खेतों में, कृषि कार्य में या प्राथमिक कार्य में संलग्न लोगों का है तो वो कौन सी बस्ती होगी? वो गांव की बस्ती होगी। प्राथमिक कार्य सबसे ज्यादा कहां होता है? गांव में होता है, तो वो गांव की बस्ती होगी। ठीक है। ग्रामीण घरों का सहंत या संकुलित रूप होता है। आवासहीन बस्तियों में चारागाहों व खेतों से पृथक होता है, यानी जहां आवास रहेगा, जहां बस्तियां रहेगी, मतलब जहां घर रहेंगे, खेत जो होंगे और चारागाह जिसके ऊपर, जिस खेत के अंदर पशु को चराया जाता है। देखो 2 चीजें हुआ करती है, एक तो होती है चारागाह, चारागाह, एक होता है चारावाह, चारावाह। ये दोनों चीजें अलग अलग है। अब मैं आपको समझाता हूं कि चारागाह क्या है और चारावाह क्या है। तो इसमें चारागाह तो एक क्षेत्र है, मतलब पशु का खेत है, पशु चराने का खेत है, एक जोड़ है या खेत है जिसके अंदर पशु को चराया जाता है। चारावाह कौन है? जो व्यक्ति, चारावाह कौन है? जो व्यक्ति पशु को चराता है, जो व्यक्ति पशु चराता है, चराता है, ये क्या कहलाता है? चारावाह। तो यहां लिखा है कि आवास मतलब जहां मानव रहता है, आवास मतलब जहां मानव रहता है, उसके जो घर होते हैं, वो जो चारागाह होते हैं, पशु चरने के जो खेत होते हैं, उन खेतों से पृथक होता है या साथ ही होता है? तो वो पृथक होता है। वो क्या होता है? पृथक होता है। जैसे कि यहां अगर 4-5 घर है तो चारावाहों के लिए जो खेत होगा, चारागाह जो होगा, और चारावाह जहां पशु को लेकर जिस चारागाह में जाएगा, चारावाह चारागाह में जाएगा। बात को समझो,
और वहां जाकर वो पशु को छोड़ देगा, क्योंकि पशु जो है नाइट में तो पूरी रात में तो आवास के पास ही रहेंगे, लेकिन घरों के थोड़े से दूर रहेंगे, इतना दूर नहीं कि जो जानवर दूसरे जंगली जानवर आए और भेड़ बकरी को खाके चले जाए, इतना दूर भी नहीं रखा जाएगा। और जिस घर में मानव रह रहा है उसमें भी पशु को नहीं रखा जाएगा, थोड़ा सा दूर रखा जाता है, लगभग 200 से 300 मीटर दूर एक बाड़ा बनाया जाता है जिसमें भेड़ बकरी जो भी पशु होते हैं उनको रखा जाता है। इसीलिए ये लाइन बता रही है आवास इन बस्तियों में चारागाहों व खेतों से पृथक होता है। ठीक है, इनकी गलियों के भी आकार विशिष्ट है, यानी कि गांव में गुच्छित जो बस्तियां हैं उनके आकार विशिष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, उनके आकार जो है अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। इनमें कई प्रकार के आकार पाए जाते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं आयताकार आकार। पहला कौन सा दिखाई दे रहा है? आयताकार आकार, यानी कि जैसे मान लो कि ये गांव के सारे खेत है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से गांव के सारे खेत हैं, तो पूरे गांव के लोग इस प्रकार बस जाएंगे, आधे घर यहाँ, फिर आधे घर यहाँ, फिर यहाँ घर, फिर यहाँ घर, फिर यहाँ घर। ठीक है ना, इसके चारों तरफ बस गए। कैसे बस गए? चारों तरफ। तो ये कैसा रूप बना? आयताकार रूप बना। कैसा बना? आयताकार रूप बना। ठीक है, और ये में क्या होता है, जैसे कि एक नदी जा रही है इस प्रकार से, ये एक नदी है, ठीक है, जिसको मछली पकड़ना है उन घर जो है इसके आसपास ही बना लेंगे। सुबह उठे और मछली पकड़ लेंगे, सुबह उठे और मछली पकड़ लेंगे, इस प्रकार से घर बना लेते हैं आसपास में। इस प्रकार से मेन किसको मान रहे हैं हम? इस नदी को मान रहे हैं। ये पूरी नदी और इसके आसपास जो घर है वो आर्य प्रतिरूप है, यानी एक लाइन में बसे हुए हैं। और आयताकार में तो एक खेत के चारों तरफ ये आयत बना हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार से मानो आपकी, और यहाँ आसपास में लोग बसे हुए तो आयताकार बस्ती होगी। कैसी होगी? आयताकार। अब रेखिक, अब आप कहोगे आर्य, फिर क्या होता है? रेखिक पूरी तरह से जो है एक ही रेखा में बसा होता है और नदी मुख्यतः इसमें आ जाती है, तो फिर आर्य थोड़ा सा अलग दिखाई देता है रेखिक से। कैसे दिखाई देता है? अब इसके अंदर भी नदी आ रही है, इस नदी के आसपास लोग बस रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को बसा दो यहाँ भी, ठीक है, यहाँ लोग बस रहे हैं, इसके आसपास घर बना रहे हैं नदी के आसपास। अब दोनों ही नदी है तो दोनों को आर्य और रेखीय बोलेंगे, लेकिन इस आर्य में ऐसा क्या अलग हो जाएगा? तो अब मेरी बात को आप समझिएगा, इस जगह हम समझते हैं। देखो, जब आयताकार हम पढ़ रहे थे तो सीधा सीधा इसके आसपास लोग बस रहे थे, ठीक है, इसके आसपास लोग बस रहे थे, और हम समझ गए थे कि वास्तव में जो है आयताकार जो बस्ती है वो एक आयत के रूप में चारों तरफ से इस प्रकार से बस जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे आर्य हम पढ़ने लगे तो हमने कहा कि एक नदी नुमा आकृति होती है, और रेखीय में भी हम कह रहे हैं कि नदी नुमा आकृति होती है। इनमें फर्क क्या है? जब दोनों ही रेखीय आकृति है तो दोनों में फर्क क्या है? आर्य में थोड़ा सा रेखीय का एक अलग प्रभाव दिखाई देता है। इधर से कोई नदी आ रही है मानो, और इधर से क्रॉस करके निकल रही है, इस प्रकार से नदी क्रॉस करके निकल गई। इधर से कोई नदी आ रही है और इस प्रकार से क्रॉस करके निकल गई, तो यहाँ बीच में जो घर बन रहे हैं, यहाँ बीच में जो घर बन रहे हैं इस प्रकार से, ये जो घरों का समूह बन रहा है बीच में, ये आर्य के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? आर्य के अंदर आता है। अगर आपको बात यहां भी समझ में नहीं आती है तो मेरी बात को समझो कि रेखीय बिल्कुल ऐसा होता है और आर्य भी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन आर्य में नदियां क्रॉस करती है, और नदियां जब क्रॉस करती है तो यहाँ घरों का समूह बना करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आर्य प्रतिरूप कहते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता है तो एक बार मौखिक रूप से समझिए कि एक क्षेत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक क्षेत्र बना हुआ है, और चारों तरफ से जो है चौकोना है, और वह आसपास लोग रह रहे हैं, मतलब आयताकार है। अब आप थोड़ा सा अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आर्य और रेखीय में हो रहा है। आर्य भी एक रेखा है और जो रेखिक है वो भी एक रेखा है, लेकिन आर्य में नदी को काटकर दूसरी नदी आ रही है तो बीच में क्रॉस हो गया, फिर इधर से आ रही तो स्टार नुमा आकृति हो गई, और उस स्टार नुमा आकृति में घर बसे हुए आपस में, तो वो आर्य होता है। रेखीय में सिर्फ एक ही नदी होती है। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। इनकी गलियों के भी आकार विशिष्ट होते हैं। गलियों का मतलब है बसावट के आधार पर लोगों का एक विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। ये होती है आपकी गुच्छित बस्तियां। और क्या है? ये मुख्यतः जलोढ़ क्षेत्रों में होती है। किस क्षेत्रों में होती है? जलोढ़ क्षेत्रों में। जैसे मान लो कि ये हमारा हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये हिमालय पर्वत। और हिमालय का सबसे लास्ट बिंदु जो है वो है शिवालिक। कौन सा है भाई? शिवालिक। यानी हिमालय को चार भागों में बांटते हैं हम, ट्रांस, वृद्ध, मध्य और शिवालिक। ये शिवालिक की पहाड़ियां, यहां से कोई झरना बह रहा है। यहां से क्या बह रहा है? कोई झरना बह रहा है, जिसे हम ग्लेशियर भी कह सकते हैं।
हिम भी कह सकते हैं। यहाँ से कोई झरना बह रहा है और वो आगे जाके एक नदी का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? एक नदी का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? नदी का रूप। अब जो नदी वहां से निकली है, इस पहाड़ से निकली, माना कि ये पहाड़ है और यहाँ से नदी निकल कर आ रही है और इस क्षेत्र में आकर नदी रुक जाती है, इस क्षेत्र में आकर नदी रुक जाती है, तो इसके साथ जो मिट्टी आई है, जो सॉइल्स आई है, वो जल के साथ लोड होकर आई है, इसलिए उसका नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जो मिट्टी जल के साथ मिलकर आती है उसे हम जलोढ़ के नाम से जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है बड़ी उपजाऊ होती है। क्या होती है भाई? बड़ी उपजाऊ होती है। और वो सबसे ज्यादा किन बस्तियों में मिलेगी? जहां हमें इस प्रकार की गुच्छित बस्तियों का रूप देखने को मिलेगा। वहां जो नदियां आती है, इसका मतलब ही वो बस्तियां गुच्छित है, यानी मानव गुच्छा बनाकर क्यों रह रहा है। और ग्रामीण बस्तियां हैं, शहर में तो मानव गुच्छा बनाकर जब रहता है कि जहां बहुत ज्यादा रोजगार हो जाए, लेकिन गांव के अंदर व्यक्ति और मानव गुच्छा बनाकर, यानी गुच्छे में गांव में घर रहते हैं। इसका मतलब वहां कोई व्यवसाय ऐसा है, यानी कृषि ऐसी है कि वहां उपज अच्छी होती है। इसका मतलब वहां मिट्टी अच्छी है, और मिट्टी हम देख रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी से ही वहां के लोगों की कृषि अच्छी होती है, और कृषि अच्छी होने के कारण सारे लोगों का जमाव जो है उसी स्थान पर रहता है। ठीक है। लोग सुरक्षा या प्रतिरक्षा कारणों से गांवों में रहते हैं। लोग जो सुरक्षा है और प्रतिरक्षा है, यानी गांव में लोग ऐसा मानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा माहौल होता है, क्योंकि शहरों के अंदर तो पड़ोसी पड़ोसियों को नहीं जानता कि पड़ोस में कौन रह रहा है, कौन रात को चोर घुस गए, किधर चले गए, कुछ भी पड़ोसी पड़ोसी को ही नहीं जानता। लेकिन यहाँ आप देखेंगे गाँव में पड़ोसी पड़ोसी को अच्छे से जानता है। गाँव का तो माहौल ही ऐसा है कि जो भी कोई समस्या होती है, किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत आ जाती है तो सब लोग साथ खड़े हो जाते हैं, सब लोग साथ खड़े होकर उसका सहयोग करते हैं और सारी चीजों में उसकी हेल्प करते हैं। तो गांव में सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा होता है। इन्हीं कारणों से गांव हमेशा फेमस रहे। और ये हम पढ़ रहे हैं गुच्छित बस्ती। क्या पढ़ रहे हैं? गुच्छित बस्ती। सुरक्षा से लोग, सुरक्षा की अगर बात करें तो लोग मध्य भारत में बसना पसंद करते हैं। बुंदेलखंड जो प्रदेश है, वहां नागालैंड जो जिसकी राजधानी कोहिमा है, वहां भी लोग बसना पसंद करते हैं। राजस्थान जैसे प्रदेश में जल उपलब्ध के आधार पर लोग रहते हैं। यानी कि ये 4-5 चीजें जो मैंने ऐसी बताई है, जैसे बुंदेलखंड जो है, नागालैंड जो है, और आदि जो जगह हैं, राजस्थान जो है, यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों से जो है किसी भी क्षेत्र की पहचान होती है और बस्तियों का जो विशिष्ट रूप है जो देखने को मिलता है। एक बच्चे का कमेंट आया था, सर पढ़ा के थोड़े साइड में हट जाए करो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले ले। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इससे आगे की बात को और देखते हैं कि आगे जो हमारी बस्ती है वो है अर्धगुच्छित बस्ती। कैसी बस्ती है? अर्धगुच्छित बस्ती। आप जानते हैं कि गुच्छित बस्ती के अंदर सारे घर गुच्छा बने हुए थे, वहां सुरक्षा का अच्छा माहौल था, वहां जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल रही थी और सारा सिस्टम अच्छा था। नहीं था, बिल्कुल था। अरीय प्रतिरूप देखने को मिल रहे थे, रेखीय प्रतिरूप देखने को मिल रहे थे। अरीय प्रतिरूप में नदियां एक दूसरे को काटती थी, बीच में जो क्षेत्र बच जाता था वहां लोग बसा करते थे। रेखीय प्रतिरूप में एक नदी आ रही थी, लोग इधर भी बस रहे थे और लोग इधर भी बस रहे थे। समकोण में लोग चारों तरफ बस रहे थे, आयताकार जिसे हम कह रहे थे, आयताकार में लोग चारों तरफ बस रहे थे। इस प्रकार से लोगों की बसावट हमने देखने को मिली थी। लेकिन अर्धगुच्छित में देखेंगे कि एक स्थान पर गुच्छा बना हुआ है और थोड़ा उससे दूर जाते हैं तो और गुच्छा बना हुआ है। इस प्रकार से तो लोग गुच्छों में रह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से गुच्छा नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? अर्धगुच्छित। ये सीमित गुच्छित पद्धति है, यानी इसमें एक सीमित रेखा में ही लोग गुच्छित रूप में हैं, ज्यादा गुच्छित रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें जमींदार और अन्य प्रमुख लोग मुख्य गांव में समाज के निचले तबके के निम्न कार्यों में संलग्न होते हैं। यानी ये जो बस्तियां होती है, इसमें यानी जमींदार जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, जमींदार लोग जो होते हैं वो गांव के अंदर इस प्रकार से बसे हुए हैं, गांव के अंदर इस प्रकार से बसे हुए हैं। इनके घर सबके यहाँ है और इनके खेत जो है यहाँ पे है। इस प्रकार से इनके खेत है अलग अलग जगह, इन सब के खेत जो है इस प्रकार से हैं। ठीक है, अब इनके खेतों को जो बोता है वो जो किसान है वो यहाँ रह रहा है। किसान कहाँ रह रहा है? यहाँ रह रहा है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, आप समझ आएंगे, या फार्मर का एप लिख दूँ,
किसान यहाँ रह रहा है, ठीक है। अब किसान अकेला रहेगा नहीं, इस खेत की खेती करने वाला, इस खेत की खेती करने वाला और 4-5 आसपास के खेतों वाला जो किसान है वो यहाँ घर बनाकर एक अर्धगुच्छित बस्ती बना लेगा और यहाँ रहना शुरू कर देता है। इन 2 खेतों के किसान मिलकर इस जगह एक अर्धगुच्छित बस्ती बना लेगा और यहाँ रहना शुरू कर देगा। इन खेतों के जो किसान है यहाँ पे अर्धगुच्छित बस्ती बनाएगा और यहाँ रहना शुरू कर देगा। इनके जो किसान है यहाँ पे अर्धगुच्छित बस्ती बनाएगा और यहाँ रहना शुरू कर देगा। गांव के जमींदार जो लोग हैं वो गांव के अंदर रह रहे हैं। जमींदार लोग कहाँ रह रहे हैं? मुख्य गांव में रह रहे हैं। जबकि समाज के निचले तबके का मतलब किसान जो लोग हैं वो निम्न कार्यों में संलग्न है और उन्होंने खुद के जो है एक गुच्छित बस्ती बना रखी है, लेकिन पूरी तरह से वो गुच्छित नहीं है क्योंकि ये बस्ती इससे दूर है, ये इससे दूर है और ये इससे दूर है, इसलिए आधी गुच्छित है, इसलिए इसको हम अर्धगुच्छित कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको? अर्धगुच्छित इसको हम कहते हैं। निम्न कार्यों में संलग्न लोग ही बाहरी हिस्सों में मिलते हैं, यानी निम्न कार्य यानी छोटे कार्यों में जो लोग रहते हैं, खेती करने वाले जो लोग होते हैं वो ही गांव से बाहर की तरफ देखने को मिलते हैं। ऐसी बस्तियां जो है मुख्यतः गुजरात के कई मैदानों में देखने को मिलती है और राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि जमींदारी प्रथा जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा चला करती थी। इसलिए ये बस्तियां भी ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान में, दूसरा गुजरात के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अर्धगुच्छित बस्ती का, ठीक है। ये हमारी थी अर्धगुच्छित बस्ती, जिसको हमने ध्यान से पढ़ा और समझा। लेकिन इसका एक छोटा सा रूप जो है वो ये है, इसकी मूलभूत जो बात है, इसमें बस्तियां गुच्छे में तो होती है लेकिन पूर्ण रूप से गुच्छे में नहीं होती है। कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान और गुजरात में। पल्ली जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारी तीसरी बस्ती और ये एक ढाणी है। ढाणी के कई रूप होते हैं। ढाणी जो है जिसको हम कबीला भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम ढाणी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम ढाणी कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं पल्ली बस्ती। हम क्या पढ़ रहे हैं? पल्ली बस्ती। इसको नगला भी कह सकते हैं, इसको पाली भी कह सकते हैं, इसको पाड़ा भी कह सकते हैं, इसको पाना भी कह सकते हैं। यानी कि ज्यादा जो नाम चला करता है वो पल्ली चला करता है, फिर ढाणी चला करता है। नगला और पाना जो है ये नाम बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पाड़ा नाम कई जगह देखने को मिलता है। ये जो मैंने बताए हैं आपको, जो ढाणी नुमा बस्ती है, जिसे ढाणी नुमा बस्ती ना कहकर पली नुमा बस्ती हम कहते हैं, क्योंकि पली उसका नाम है, ढाणी उसका नाम है, पाड़ा उसका नाम है। समझ गए? तो ये बस्ती जो है पल्ली बस्ती, ये जैसे कि ये देखो आपको ये एक ढाणी है, हालांकि ये इमेज जो है पूरे गांव की ली हुई है, लेकिन यह सड़क जो है इनको अलग कर रही है। सड़क क्या है? इनको अलग कर रही है। जैसे कि 4 घर यहाँ पे बने हुए हैं, 4 घर कहाँ बने हुए हैं? यहाँ पे बने हुए हैं। फिर 4 घर, 5 घर, 6 घर यहाँ पे बने हुए, फिर 4-5 घर यहाँ पे बने हुए, ठीक है। यानी अर्धगुच्छित बस्तियां जो थी वो गुच्छे 4-5 खेतों को मिलाकर एक गुच्छा बना लेते थे, लेकिन इनके पास तो गुच्छे का ऑप्शन भी नहीं होता। ये तो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके पास संसाधन भी इतने नहीं होते। इसलिए पल्ली बस्तियां जो है एक ढाणी होती है। क्या होती है भाई? एक ढाणी होती है जो दूर दूर तक होती है। बस्ती के अनेक भागों में, क्या लिखा है? बस्ती के अनेक भागों में बंट जाना। बस्ती जो है कई रूपों में टूट जाती है। छोटा बड़ा भाई कहीं और रह रहा है, बड़ा बड़ा भाई कहीं और रह रहा है, और इससे भी अगर छोटा रूप हो जाएगा तो वो एकाकी हो जाएगा, अलग ही रहने लग जाएगा। वो हमारा अगला रूप होगा। एक तो वो बस्ती जो गुच्छे के रूप में बनी हुई है, एक वो बस्ती जो आधे आधे गुच्छों में बनी हुई है, एक वो बस्ती जो 4 घरों का समूह कहीं, फिर 4 घरों का कहीं, फिर 4 घरों का कहीं, एक वो बस्ती जिसे परिक्षिप्त या फिर एकांकी कहेंगे, जो अलग ही पड़ी है, समाज से दूर ही दिखाई दे रही है, ठीक है। बस्ती का अनेक भागों में बढ़ जाना। इन भागों को देश के कई क्षेत्रों में अलग अलग नामों से हम जानते हैं, जैसे कि पाली, पाड़ा, पाना, पल्ली, नगला, ढाणी आदि नाम, ठीक है। आगे बढ़िएगा। पल्ली निर्माण में 2 रूपों में होता है। पल्ली का जो निर्माण है वो 2 रूप में देखने को मिलता है। विशाल गांव अगर है तो कुछ लोग समाज के हिसाब से अपने समाज के लोगों के साथ जा रहे हैं, और कुछ मानवीय कारक से, यानी कि मानवीय कारक का मतलब हुआ कि जिस मानव को जो मूलभूत आवश्यकता चाहिए या उसकी कम्युनिटी के लोग जहाँ रह रहे हैं उसकी आवश्यकता वहीं पूरी होगी, तो मानव के गुण उसको स्वतः ही अपने समाज में ले आते हैं, या फिर समाज में मानव के जो गुण मिलते हैं तो समाज उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि या तो समाज
समाज के कुछ लोग कहीं दूर जाके रह रहे हैं तो मानव वहाँ ऑटोमेटिक चला जाता है, समाज उसे आकृष्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, और या फिर समाज के गुण जो है मानव को खींच रहे हैं, या फिर मानव जो है समाज की ओर दौड़ा चला आ रहा है। ऐसी बस्तियां अगर कहीं देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़, हिमालय की घाटियां और गंगा के मैदानों में देखने को मिलती है। ये 3-4 जगह देखने को मिला करती है। आगे देखिए, परिक्षिप्त बस्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बेचारे अकेले ही बैठे रहते हैं, एकांकी होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं? एकांकी। बस यहाँ पे अकेला ही घर है, फिर पहाड़ आगे 3-4 यूं बीच में, इस प्रकार से 3-4 पहाड़ आगे बीच में, फिर यहाँ घरों का फिर समूह आ जाता है इस प्रकार से। तो ये पूरी तरह से एकांकी है, इसलिए इसको एकांक की बस्ती भी या एकांक की बस्ती भी कहते हैं। ये अधिकतर जंगलों में होती है। कहाँ होती है भाई? जंगलों में। जैसे 4 लोग रह रहे हैं जंगल में, कबीला बना के तंबू वंबू लगा दिया और जो है वहाँ रह रहे हैं, फिर काफ़ी दूर जाते हैं, जब वहाँ उस प्रकार के लोग वापस देखने को मिलते हैं। तो जंगलों में जो जनजाति लोग हैं वो एकांकी परिवार में ही रहते हैं, इसलिए वो समाज से कटे हुए रहते हैं, समाज से दूरी बनाकर रहते हैं। भारत कितनी तरक्की कर रहा है आदू को तो अभी पता ही नहीं है, जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है। इसके अतिरिक्त ये बस्तियां पहाड़ी ढालों पर होती है, यानी कि पहाड़ की जो ढाल होती है वहाँ ये बस्तियां होती है। मानव बसना कहाँ पसंद करता है? या तो पहाड़ की ढाल पर या फिर समतल मैदानों पर। ज्यादातर मानव समतल मैदानों पर रहना पसंद करता है। जनसंख्या वितरण जब हम पढ़ते हैं तो मानव समतल मैदानों की ओर ज्यादा रहना पसंद करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जहां होती है वहां रहना पसंद करता है, मध्यम ढालों पर रहना पसंद करता है। लेकिन ये जो एकांकी परिवार दिखते हैं ये भयंकर वाली ढालें हैं, ये भयंकर वाला रूप है, यानी कि जहाँ बिल्कुल भी जनमानस की आवक जावक भी नहीं होती वहाँ ये मानव राह करते हैं, इसलिए ये एकांकी कहलाता है। ये दुनियादारी से अलग है, बस इतना याद रखो। परिक्षिप्त जो बस्तियां हैं वो दुनिया से अलग है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बस्तियों के प्रकार में, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियां 2 प्रकार की, गांव और शहर की। उसमें गांव वाली बस्तियों की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर गुच्छा बना के घर बने हुए हैं, यानी ढेर सारे घर एक साथ है तो गुच्छित है। कुछ घर एक जगह और कुछ घर एक जगह तो अर्ध गुच्छित है। और कुछ करके ढेर सारे घरों का समूह अलग अलग जगह बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पली यानी ढाणी के रूप में। ज्यादा घर नहीं होते ढाणी में। अर्ध गुच्छित में 30-40 घरों का समूह होता है, जबकि गुच्छित में 100+ घरों का समूह होता है। और जो पली होती है उसमें 5 से 7 घरों का समूह होता है, जबकि एकांक की जो होती है वो तो एक ही घर होता है, फिर आगे जाते हैं फिर एक घर होता है। इनको डर वर नहीं लगता, जानवर में इनमें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि इतने मजबूत हो जाते हैं जानवरों को देख देख के, जानवर इनके दोस्त बन जाया करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जानवरों के गुण इनमें होते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ये ऐसे ही रहने का प्रयास करते हैं। समायोजन करना बहुत बड़ी बात होती है, तो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं जानवरों के साथ। ये होती है हमारी परिक्षिप्त बस्तियां। क्या होती है? परिक्षिप्त। इसके अतिरिक्त ये बस्तियां पहाड़ी ढालों पर होती है। मेघालय में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, हिमाचल में देख लो, केरल में देख लो। यहाँ राजस्थान का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि राजस्थान में पहाड़ियां है ही नहीं, तो क्यों नाम आएगा राजस्थान का? पहले राजस्थान का नाम आया क्योंकि जब हम नदी के कई क्षेत्रों की बात कर रहे थे, अगर हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं तो मेघालय उत्तराखंड का ही नाम आएगा। देहरादून जैसे, शिलोंग जैसे क्षेत्रों का नाम आएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है ना, मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश और केरल जो कई क्षेत्र है उनमें सब जगह जो है बस्तियां देखने को जो मिलती है वो परिक्षिप्त बस्तियां देखने को मिलती है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसे आगे देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है ये हमें देखना था। स्मार्ट सिटी मिशन की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है, यानी शहर जो है वो रातों रात डेवलप हो जाए। गांव बेचारे किधर ही जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन शहर डेवलप होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करे, यानी साफ सुथरा रहे शहर, सतत पर्यावरण यानी अच्छे पौधे लगाए शहर के अंदर और नागरिकों को एक बेहतर जीवन प्रदान हो सके। स्मार्ट सिटी के तहत क्या कार्य किया जाएगा? स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे पहले शहर में जो नालियां हैं उनको साफ रखा जाएगा। घर का कचरा बाहर नहीं फेंक कर जो नगर निगम या नगर परिषद की जो गाड़ियां आती है उनके अंदर डाल के शहर से बाहर ले जाकर फेंका जाता है, शहर के अंदर नहीं रखा जाता। साफ सफाई रखी जाएगी, ठीक है, अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। सतत
पर्यावरण, शहर की जो सड़कें होती है उनके ऊपर पौधे और वन लगाए जाएंगे जिससे शहर का पर्यावरण सुधर जाए, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। क्या दी जाएगी? तब स्मार्ट सिटी बन पाएगी। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट संसाधनों को लागू करना है। यानी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाना कि जैसे कि कोई झील है तो उसमें नई नई नाव जो है, नए नए पोत जो है, नए नए क्रूज जो है वहाँ लाकर उतारना, ताकि लोगों को पर्यटन का मजा आए। अच्छी अच्छी झील के पास चौपाटी को बनाया जाए, अच्छे अच्छे जो है पर्यटन स्थलों को डेवलप किया जाए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वालों को, रेस्तरा जो होता है, रेस्टोरेंट जो होता है, उनको आमंत्रित करके अच्छे रेस्टोरेंट खुलवाए जाए, पर्यटन के स्मारकों को बढ़ाया जाए। स्मार्ट सिटी के तहत ये सारे कार्य आते हैं। इससे आगे देखिए, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके, साथ ही कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं में कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। यानी कहीं प्राकृतिक आपदा भी आ जाए तो शहर को उस प्रकार से डेवलप किया जाए, जहां होना चाहिए उस हिसाब से उसको डेवलप करे। कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सतत मतलब 100%, समग्र मतलब सबका विकास। सतत मतलब 100% शहर का विकास होना चाहिए, समग्र मतलब हर जगह विकास होना चाहिए, सबका विकास और हर जगह हर स्थान का विकास, ये कहलाता है सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित यानी लगाया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करेगा। इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? एक ऐसे क्षेत्र की तरफ ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करेगा। यानी टॉप सिटी को ले लिया जाता है, जैसे 100 सिटी को ले लिया, फिर उसमें अच्छे से काम किया जाएगा ताकि दूसरे शहर उससे सीखे, और सीखेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो दूसरे शहर के लोग भी उसे अप्लाई करेंगे। तो स्मार्ट सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो वास्तव में हर जगह लागू होना चाहिए। आगे देखिए, ये जो चीज़ है इसका आपको इंतजार रहता है, आगे यही मुझे बताना था। तो ये हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी बहुत शानदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।